तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, और उसमें हम लोग पढ़ चुके थे मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि वो कैसे रिएक्शन करते हैं वाटर से, एसिड से, ऑक्सीजन से। साथ में हम पढ़ चुके थे कि मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं और उनके बीच में बॉन्डिंग कैसे बनती है। जब मेटल और नॉन मेटल होता है तब कैसी बॉन्ड बनती है, और नॉन मेटल होता है तब कैसी बॉन्डिंग बनती है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेटल जो होते हैं वो हमें नेचर से मिलते कैसे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेटल जो होते हैं वो नेचर से हमें कैसे मिलते हैं। तो ये अर्थ टू इंडस्ट्री मतलब कहने का है कि अर्थ से निकाले उसको इंडस्ट्री तक कैसे ले जाया जाता है यूज करने के लिए। तो सबसे पहला है ऑकरेंस ऑफ मेटल। मेटल जो होता है वो नेचर में कैसे ऑकर करता है, मतलब कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे रहता है। तो जो अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो फ्री स्टेट में होते हैं। फ्री स्टेट कहने का मतलब क्या है कि इसको जैसे रख दिया जाता है ये वैसे ही रहता है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है, ये जैसे है वैसे ही अपना प्योर फॉर्म में रहता है, क्योंकि ये अनरिएक्टिव है, रिएक्शन ही नहीं करता है। वही ये जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये हमेशा कंबाइन स्टेट में होते हैं, ये हमेशा ऑक्साइड, सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ये इन सभी के साथ में, यानी कि मेटल जो था ऑक्सीजन के साथ में, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में या कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करके कंपाउंड बना लेते हैं नेचर में, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और ज्यादा अगर रिएक्टिव है तो ये कहीं अगर इसे छोड़ दिया जाए तो वहां पे एयर वगैरह या फिर कोई अदर सब्सटेंस से रिएक्शन करके कोई ना कोई एक कंपाउंड बना लेते हैं। लेकिन वही ये जो फ्री स्टेट में रहने वाले मेटल यानी कि जो अनरिएक्टिव है ये कहीं भी एग्जिस्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट है मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स क्या होते हैं? तो नेचर में मिलने वाले वो सभी सब्सटेंस जिससे कि मेटल निकाले जा सकते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, उन सबको कहा जाता है मिनरल। मिनरल क्या होते हैं? वो सभी सब्सटेंस नेचर में मिलने वाले जिनसे कि मेटल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अब जिस मिनरल में मेटल जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन में होगा, यानी कि उसमें ज्यादा मात्रा में मेटल हो, कम मात्रा में उसमें इंप्योरिटीज हो, उसको ओर्स कहा जाता है। और इससे जो है प्रॉफिटेबली जो होता है, प्रॉफिटेबली कहने का मतलब है ना कि अब जितना का मेटल निकालेंगे उससे कम खर्चे में निकालेंगे, या फिर ऐसा अगर हो जाए कि जितना मेटल निकालना है उससे ज्यादा खर्चा लग जाए तो उसे हम प्रॉफिटेबली नहीं कहेंगे। प्रॉफिटेबली तभी कहा जाता है जब मेटल का एक्सट्रैक्शन जो हो, तो वो जो मेटल निकला है उसका जो प्राइस हो उसमें लगे हुए खर्चे से, मतलब उसको निकालने में जो खर्चा लगा है उससे कम हो, तो उसे हम प्रॉफिटेबली कहेंगे। और ओर्स ऐसे मिनरल होते हैं जिनसे प्रॉफिटेबली मेटल जो है एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। आगे है कॉमन ओर्स, मतलब कि ये जो मेटल्स हैं, कुछ ये मेटल दी हुई हैं और इनके ये ओर्स हैं, मतलब कि ये बॉक्साइट होता है, इसी से एल्युमिनियम को निकाला जाता है, इसलिए जो एल्युमिनियम का ओर्स है वो बॉक्साइट है। तो इन सभी ओर्स से ये मेटल निकाले जाते हैं। आयरन जो होता है वो हेमेटाइट से निकाला जाता है, कॉपर जो है कॉपर पाइराइट से निकाला जाता है, और जिंक जो है वो जिंक ब्लेंड से निकाला जाता है। मतलब कि ये सभी जो कंपाउंड्स है इन्हीं से इन सभी मेटल्स का एक्सट्रैक्शन होता है, इसीलिए इन सभी मेटल्स के जो ओर्स है इनको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्टेप्स इन मेटल एक्सट्रैक्शन। मेटल एक्सट्रैक्शन की 3 स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट क्या है, ओर्स जो होते हैं उनको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। सेकंड क्या है, उनमें से मेटल को निकाला जाता है। और थर्ड क्या है, उस निकले हुए मेटल को रिफाइन किया जाता है, यानी प्योर किया जाता है। तो फर्स्ट है अपना कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। ओर्स को कंसंट्रेट करना। ओर्स को कंसंट्रेट करना कहने का मतलब है कि ओर्स में जो भी सैंड या सॉइल पार्टिकल मिली होती है उनको रिमूव करना, उनको हटाना। ठीक है, और जो वो सॉइल और सैंड पार्टिकल होती है, मतलब कि जो इसमें इंप्योरिटीज होती हैं उनको कहा जाता है गैंग। ठीक, तो जो इंप्योरिटीज होती हैं उसको ओर्स से हटाना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स कहलाता है। तो ओर्स को कंसंट्रेट करने के लिए ये 4 मेथड्स होती हैं: ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रूथ फ्लोटेशन और केमिकल ट्रीटमेंट। ये 4 मेथड होती हैं जिनका यूज करके ओर्स को कंसंट्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है अपना एक्सट्रैक्शन बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी। अब मेटल का ओर्स का कंसंट्रेशन हो गया, अब उसके बाद होता है वहां से मेटल का रिडक्शन। तो मेटल को कैसे निकाला जाता है, तो इसको पहले मेटल को जो है ना इससे पहले 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। तो ये 3 कैटेगरी कौन कौन सी? पहला हाईली रिएक्टिव जो मेटल होंगे, सेकंड मॉडरेटली जो होंगे, और थर्ड जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होंगे। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उनका जो एक्सट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से होता है। सेकंड जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं इनका रिडक्शन जो एक्सट्रैक्शन जो होता है वो रिडक्शन विथ कार्बन, कार्बन के साथ में इनको रिड्यूस करके निकाला जाता है। जो लेस रिएक्टिव होते हैं उनको सिंपल हीट करके इनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो ये 3 जो टाइप हैं मेटल्स के वो इनके रिएक्टिविटी के बेस पे है। जो जितना ज्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, उसके लिए अलग अलग से मेथड यूज किए जाते हैं।
तो नेक्स्ट सबसे फर्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है? तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है, यानी कि जो मेटल के ऑक्साइड होंगे उनके मोल्टेन फॉर्म से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो वो अपने मूल रूप में टूट जाते हैं। जैसे कि अगर हम बॉक्साइड का एग्जांपल ले लें एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में, तो यहां से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, यानी कि जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है, जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है तो ये क्या होता है, एल्यूमिनियम इसमें से अलग हो जाता है और ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये है बॉक्साइट, ये एल्युमिनियम का एक और इससे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इसके मोल्टेन फॉर्म से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये एल्युमिनियम में और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे यहां से हमें एल्युमिनियम मिल जाता है। तो ये हुआ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये हो गया एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन। और ऐसे ही जो और भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनके भी ओर्स के मोल्टेन फॉर्म से इलेक्ट्रिसिटी पास करके वहां से मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, यानी कि जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं और बहुत कम रिएक्टिव नहीं होते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, उनके जो ओर्स होते हैं उनसे मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो देखिए यहाँ जिंक के दो तरह के ओर्स हैं, एक किसे कैलामाइन ओर कहा जाता है और एक किसे सल्फाइड ओर कहा जाता है, यानी कि जिंक ब्लेंड है ये जिंक ब्लेंड और ये कैलामाइन है। तो इन दोनों में यहाँ देखिए जिंक के साथ में यहाँ कार्बोनेट है और यहाँ जिंक के साथ में सल्फेट है। ठीक, तो दोनों कंडीशन में देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट है और यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। तो जहां ऑक्सीजन नहीं है उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाएगा, जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको हीट किया जाएगा, और जिसमें ऑक्सीजन है उसको बिना ऑक्सीजन दिए ही हीट किया जाएगा। दोनों कंडीशन में देखिए, जब ये कैलामाइन ओर है इसे ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट किया जाता है तो इसको कहा जाता है कैल्सिनेशन। जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट किया जाएगा ओर को तो उसे कहेंगे कैल्सिनेशन। ये किसी भी ओर के लिए है, और किसी भी ओर को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हीट किया जाएगा तो उसे हम कहेंगे रोस्टिंग। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो तो रोस्टिंग और ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो तो कैल्सिनेशन। और यहां से दोनों से मिलता है जिंक ऑक्साइड। अब इस जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ में, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ में जब रिडक्शन कराया जाता है तो यहाँ से जिंक मेटल जो है वो अलग हो जाता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड अलग होती है। आगे क्या है, फेरस ऑक्साइड, इसको भी कार्बन के साथ में रिडक्शन कराकर यहाँ से फेरस और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग होता है। इसके बाद अगर हम देखें फेरस जो है ना, फेरस ऑक्साइड, इसका एल्यूमिनियम के साथ में भी एक्सट्रैक्शन होता है। तो जब एल्यूमिनियम के साथ एक्सट्रैक्शन होता है तो यहाँ से ये एक्सट्रैक्शन जो होता है बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, और एक्सोथर्मिक होने की वजह से यहाँ से बहुत ज्यादा हीट निकलती है। तो इसमें फेरस जो है अब एक्सेस हीट की वजह से, अब यहाँ से जब ये रिएक्शन होता है तो बहुत ज्यादा इसमें हीट रिलीज होती है, और उसी हीट की वजह से यहाँ से जो फेरस मिलता है वो मोल्टेन स्टेट में मिलता है। तो ये यहाँ से कंपाउंड मिलते हैं। ठीक है, तो फेरस का ये फेरस जो ऑक्साइड है यानी कि हेमेटाइट जो है, इसका एल्युमिनियम के साथ में भी रिडक्शन कराया जाता है जिससे कि फेरस अलग हो जाता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाती है। और इस रिएक्शन का आता है थर्मिट रिएक्शन या थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को थर्मिट या थर्माइट रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ जो होता है आप देख लीजिए, मॉडरेटली जो रिएक्टिव मेटल्स होंगे उनका जो एक्सट्रैक्शन होगा वो कार्बन के साथ में रिडक्शन करा के होगा। ठीक है, आगे है एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले ये मरकरी है, ये किससे मिलता है, तो ये सीनेवार से मिलता है, यानी कि HgS। अब ये HgS को यानी कि सीनेवार को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाएगा, और अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसे हम हीट कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम रोस्टिंग। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे रोस्टिंग। और ये रोस्टिंग का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी भी ओर को हीट करना। तो जब ये सीनेवार को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाएगा तो यहां से मिलेगा हमें HgO, और साथ में यहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी। अब इस कंपाउंड को बस हीट कर देने के बाद से, यहां से अगर हम हीट इसे देंगे तो ये हीट करने के बाद से अपने मरकरी और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है और यहां से हमें मरकरी मिल जाता है। तो ऐसे हम तीन टाइप के जो मेटल्स होते हैं, यानी कि जो हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, इन तीनों का एक्सट्रैक्शन देख लिए। अब आगे देखिए इसको अब प्यूरिफाई कैसे किया जाता है मेटल्स को। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जो मेटल्स होते हैं उनको रिफाइन कैसे किया जाता है। तो पहला है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके जब रिफाइनिंग किया जाता है। इसमें क्या है, कॉपर, जिंक, सिल्वर और गोल्ड, इन सब के रिफाइनिंग में इसका यूज किया जाता है।
इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसके बाद है लिक्वेशन, लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स यूज्ड फॉर टिन और लेड। मतलब कि लिक्वेशन जो होता है, लिक्वेशन ये लो मेल्टिंग पॉइंट वाले एलिमेंट्स के लिए होता है, जो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स होंगे उनके लिए होता है, जैसे कि टीन और लेड। इसके बाद है डिस्टिलेशन, ये वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इससे भी कम मेल्टिंग पॉइंट जो होगा उनके लिए यूज किया जाता है, जैसे कि मरकरी, जिंक वगैरह, इन सब के लिए यूज किया जाता है। तो ये प्यूरिफाइंग की यानी कि मेटल के रिफाइनिंग की मेथड्स हो गई कौन कौन सी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, लिक्वेशन और डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये मेथड का यूज करके मेटल्स को प्योर किया जाता है। आगे है कोरोजन ऑफ मेटल्स, मेटल का कोरोजन मतलब कहने का है कि कोई भी मेटल जो है अगर उसे हम नेचर में ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो वो एसिड से, ऑक्सीजन से या मॉइस्चर से रिएक्शन कर कर खुद को ही खत्म करने लगता है, मतलब कोई नया कंपाउंड बनेगा और खुद को ही धीरे धीरे वो खत्म कर लेगा। एग्जाम्पल जैसे कि ये आयरन में जो ये रस्ट लगा हुआ है ये देख सकते हैं, ये भी एक तरह का कोरोजन होता है। तो ये कोरोजन ऑफ मेटल क्या होता है कि इसमें मेटल जो होता है वो एसिड, ऑक्सीजन या मॉइस्चर से रिएक्शन करके धीरे धीरे खुद को ही खत्म करने लगता है। ठीक है, कॉज क्या हो सकती है, तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ मॉइस्चर, रिएक्शन विथ एसिड, मतलब इन सभी से अगर मेटल रिएक्शन करता है तो उसी को हम कहते हैं कोरोजन ऑफ मेटल। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये भी एग्जांपल है कोरोजन ऑफ मेटल का। तो मेटल जो होता है देखिए वो धीरे धीरे जब रिएक्शन करता है तो एक नया कंपाउंड बनाता है, तो इसमें जो आयरन जो है नया कंपाउंड बनाता है उसको रस्ट कहा जाता है। ठीक है, सभी मेटल जो होंगे जब वो कोरोड होंगे यानी कोरोजन जब होगा उनका तो वो एसिड से, ऑक्सीजन से या मॉइस्चर से, तीनों में से किसी से भी रिएक्शन करके नया कंपाउंड बनाते हैं, और जो आयरन का वो नया कंपाउंड बनता है उसको कहा जाता है रस्ट। देखिए अब जो ये रस्ट है ये होता क्या है, तो ये आयरन के ऊपर आप देखे होंगे अगर उसे एकदम फ्रेश, एकदम साफ करके रख दिया जाता है तो कुछ टाइम के बाद उस पर रेडिश ब्राउन कलर आने लगता है। ठीक है, वही रेडिश ब्राउन कलर जो होता है वो होता है रस्ट, और उसका ये होता है केमिकल फॉर्मूला। यहाँ वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो कितना भी हो सकता है। ठीक है, कंडीशन क्या क्या होना चाहिए इसके लिए, तो पहला है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये दोनों चीजें होंगी तो जाके रस्टिंग होता है। यानी कि आयरन का अगर रस्ट है तो उसके साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस और वाटर का प्रेजेंस, दोनों का प्रेजेंस एकदम नेसेसरी है, ये दोनों रहेंगे तब जाके जो होता है आयरन वो रस्ट बनाता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग से कैसे बचा जा सकता है, तो फर्स्ट है पेंट करके। कोई सा भी आयरन का ऑब्जेक्ट होता है उसको लाने के बाद से आप भी देखे होंगे घर में क्या होता है उसको पेंट कर दिया जाता है। पेंट काम क्या करता है कि जैसे अगर ये एक कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर से हम ऐसे पेंट करते हैं तो ये पेंट क्या करता है ना, बाहर का जो नेचर का ऑक्सीजन है और मॉइस्चर है उसको अब ये आयरन तक नहीं पहुंचने देगा, बाहर ही रोक लेगा। ठीक है, इसके बाद है ग्रीसिंग, ग्रीस और ऑयल भी वही काम करता है कि जो नेचर का ऑक्सीजन और मॉइस्चर है उसके कांटेक्ट को कम कर देता है आयरन के साथ में। आगे है गैल्वेनाइजेशन, इसमें भी क्या किया जाता है कि जिंक जो होता है इसका लेयर चढ़ा दिया जाता है ऑब्जेक्ट्स पे, उसके ऊपर रस्टिंग नहीं आती है। इसके बाद है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसमें भी नॉन रिएक्टिव जो या कम रिएक्टिव जो मेटल होते हैं उनका लेयर लगा दिया जाता है दूसरे मेटल के ऊपर। तो ये चार मेथड है जिसके वजह से, जिसका यूज करके हम रस्टिंग को रोक सकते हैं। पहला पेंटिंग, ग्रीसिंग या ऑयलिंग, उसके बाद है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है इसमें जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है दूसरे मेटल पे, और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसमें भी एक लेस रिएक्टिव मेटल जो होता है उसका दूसरे मेटल के ऊपर कोटिंग की जाती है। ठीक है, तो ये मेथड्स हो गए प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग के। तो ये मेथड यूज करके मेथड जो रस्टिंग होता है उसे कम किया जाता है। और ये हमारे क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर 3 था, मेटल और नॉन मेटल, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के चैप्टर्स करेंगे। ज्यादा फसल